हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। ये बात सच है कि हर बार क्लैट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बहुत से बच्चे बड़े परेशान होते हैं। कोचिंग सेंटर्स उनको और इनकरेज करते हैं और उसके बाद कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते ये बच्चे पिलर टू पोस्ट भागते हैं, परेशान होते हैं, अपने पेरेंट्स को बताते हैं हमारी गलती नहीं थी, कंसोर्शियम की गलती थी, पेपर ख़राब था। बहुत से मुझसे सवाल कर रहे हैं जवाब दो। कंसोर्शियम तो जवाब देना चाहे तो दे, लेकिन फैज़ान मुस्तफ़ा एक सिटीज़न की तरह वीडियो बनाता था और बनाता है और एक सिटीज़न की तरह आपका जवाब दे रहा है। जिस तरीक़े के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, जिस तरीक़े के SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस बच्चे लिख रहे हैं, उससे अफसोस हुआ कि हमारी जो भारत की संस्कृति गुरु का सम्मान करने की थी, जहां गुरु और गोविंद को बराबर बताया जा रहा था और कबीर दास जी कह रहे थे कि पहले गुरु के पांव छुओ, क्योंकि उन्होंने ही तो बताया कि भगवान कौन है। एक डेकोरम कोचिंग सेंटर्स को तो सिखाना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स जिस तरीके से खास तौर से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आज आपको उसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि लॉ का जो प्रोफेशन है उसमें जब आप किसी से डिसएग्री भी करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं अपने लर्नेड फ्रेंड से एग्री नहीं करता, यानी तब भी उसको सम्मान देते हुए एक लर्नेड फ्रेंड कहते हैं। कोचिंग सेंटर्स ने शायद ना बताया हो, लेकिन आप लोग पढ़ें डिसेंटिंग जजमेंट्स, इंग्लैंड में भी और भारत में भी। जब कोई डिसेंटिंग जज जजमेंट लिखता है तो वो कहता है कि आई हैव गॉन थ्रू द लर्नेड ओपिनियन ऑथर्ड बाय माई लर्नेड ब्रदर, बट आई एम अनेबल टू परसुएड माई सेल्फ टू कंकर विद हिम। ऐसे डिसेंटिंग ओपिनियन दिए जाते हैं। कोई मुझे पागल कह रहा है, कोई कह रहा है आप प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन क्यों नहीं कर देते। अरे कुछ तो पढ़ा करो। कंसोर्शियम की वेबसाइट पे बाईलॉज कंसोर्शियम के लिखे हुए हैं। ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है प्रेसिडेंट की। हर साल क्लैट के बाद चुनाव होता है, 1 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मुझे कहा जा रहा है पोस्ट रिटायरमेंट आपको कंसोर्शियम से पैसे मिलते रहेंगे। अरे प्रेसिडेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती है एज प्रेसिडेंट। क्या आपने तैयारी की है लीगल रीजनिंग की, जब आपको यह नहीं मालूम कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिन देशों में है वहां प्रेसिडेंट रेन्स बट डज नॉट रूल। वो नाम मात्र का होता है। रियल पावर कभी भी अध्यक्ष के पास, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। मैंने ही बनाए हैं कंसोर्शियम के बाईलॉज और उनमें मैंने सारे वाइस चांसलर्स की शक्तियां बराबर कर दी। और जब उस पर बहस हुई तो मैंने कहा कि जो यूएन जनरल असेंबली का प्रिंसिपल है, सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स, अमेरिका का जितना बड़ा वोट है उतना ही अंगोला का भी होगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की जितनी वैल्यू है उतनी ही अमेरिका की भी होगी। मालूम है मुझे कि सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि 1945 की दुनिया आज भी रिफ्लेक्ट हो रही है, 5 देशों के पास वीटो पावर है, पर मैंने जनरल असेंबली के प्रिंसिपल को अपनाया। क्लैट के एग्जाम का पेपर कभी किसी प्रेसिडेंट ने ना बनाया है ना देखा है। इस बार तो मैं हैदराबाद में था
पेपर किसी और शहर में बन रहा था, किसी तीसरे शहर में प्रिंट हो रहा था, लेकिन 2019 में मैं प्रेसिडेंट था। मैं उस रूम में प्रेजेंट था जहां तब के क्लैट कन्वीनर एक्सपर्ट के साथ बैठ के पेपर फाइनलाइज कर रहे थे। न उन्होंने मुझे पेपर दिखाया, न मैंने उनसे कहा मुझे दिखाओ। न आज के बाद कभी भी किसी प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होगा पेपर बनाने में, न पेपर देखने में। और जितने ये 22 वाइस चांसलर्स हैं, जैसे इस इलेक्ट करते हैं हर साल एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही इलेक्ट करते हैं क्लैट कन्वीनर। और अजीब बात यह है कि क्लैट कन्वीनर भी पेपर नहीं बनाता। क्लैट कन्वीनर को तय करना होता है वो किन किन एक्सपर्ट्स की मदद लेगा। वो एक्सपर्ट्स उसे एक क्वेश्चन बैंक बना के देते हैं, उसमें से फिर एक नए सेट ऑफ एक्सपर्ट्स कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं। क्लैट कन्वीनर अपने आप बैठ के प्रश्न नहीं बनाता, और हम में से किसी वाइस चांसलर को यह पता नहीं होता कि पेपर कहां छपा और उसमें क्या आ रहा है। एक कोचिंग सेंटर अभी से 2023 के लिए एनरोल कर रहा है। मैं उसकी वेबसाइट पे गया कि जरा देखूं, इतनी अच्छी बातें कही हैं। कौन साहब है? 2023 के लिए अभी से पैसे बनाए जा रहे हैं और 4,000 की फीस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। क्लैट कंसोर्शियम के वाइस चांसलर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के विरुद्ध। आप देखिए कि इसी वेबसाइट पर पीडीएफ है 15 मॉक टेस्ट का, 4,000 का, उसे काट के किया गया है 1999, जैसे बाटा का जूता बिक रहा हो। मिनी ऑफलाइन क्लैट मॉक 4,000 का है, उसे काट के किया गया है 2,500। 2021 का मॉक टेस्ट 5,000 का है, उसे काट के किया गया है 2,999। क्लैट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज 9,999 और उसे काट के करा गया है 4,999। यह है कमर्शियलाइजेशन। पढ़ा करें। जिन इंस्टीट्यूशंस को आप अपनी ड्रीम बनाए बैठे हैं, आपको मालूम है उनमें से ज्यादातर को सरकारें कोई मेंटेनेंस ग्रांट नहीं देती। उन इंस्टीट्यूशंस की फीस इसलिए ज्यादा है कि वरना वो यूनिवर्सिटी चल नहीं सकते। यह मॉडल इसलिए बेंगलोर में शुरू हुआ था कि ताकि ऑटोनॉमी रहे, स्टेट का कंट्रोल कम रहे। बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये 1,000 जो है फीस ऑब्जेक्शन की, ये बहुत गलत है। मैंने थोड़ी सी इस पर रिसर्च की। आपको मालूम है ये 1,000 की फीस का डिसीजन नीट, जेईई, यूपीएससी, यूजीसी नेट के पैटर्न को देख के लिया गया था। पिछले साल कोविड की वजह से उन्होंने कम कर दी थी, जेईई में 1,000 से 200 कर दी थी। लेकिन ये 2019 की मैं आरटीआई से जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, आपको फिगर दे रहा हूं कि नीट में ऑब्जेक्शंस रेज होने पर
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 113 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए थे और जेई ने 4,662 करोड़। आप अगर लॉयर बनना चाहते हैं तो आइए लॉ टीचर्स के पास, और वैसे आइए जैसे भारत की संस्कृति ने सिखाया है, गुरु को गुरु मानकर आइए। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझको आपको ये बातें बतानी पड़ रही। मालूम है आपको कितने ऑब्जेक्शंस 2019 में जेईई के प्रश्नों पर उठे थे? 7,755। नीट में 6,122। 2013 शायद था जब गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने क्लैट किया था। तब से लेके अब तक क्लैट की फीस नहीं बढ़ाई गई। यह फीस कोई एग्जाम कंडक्ट करने की फीस नहीं होती। जो फीस आती है वो कंसोर्शियम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जो मेंबर यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के लिए, उनकी बिल्डिंग्स के लिए, उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनकी लाइब्रेरी के लिए देती है। और अब यह फैसला हुआ है कि इस साल से जो स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी वो डायरेक्टली कंसोर्शियम से दी जाएंगी। एनटीए तो सरकार की एजेंसी है। 12 से 15 लाख तक लोग बैठते हैं। इकोनॉमी ऑफ नंबर्स है। अगर आप एक डिनर करें, 100 लोगों का डिनर करेंगे तो 300 रुपीस पर प्लेट आएगा। अगर 10,000 का डिनर करेंगे तो 20 रुपए पर प्लेट आएगा। इस इकोनॉमी ऑफ नंबर्स को समझिए। क्लैट कंसोर्शियम में किसी को पावर नहीं है कि वो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन के बेसिस पे कोई फैसला कर दे। कई बार इस पे डिस्कशन हुआ है, कंसेंसस नहीं बन पाई, इसलिए ये 4,000 रुपए फीस। पिछले साल एक ही क्वेश्चन पर कई 100 ऑब्जेक्शंस हो गए। ऑब्जेक्शंस कमेटी ने कहा कि हम इतने कम टाइम में इन ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। कंसोर्शियम के सामने चॉइस थी कि क्या 15 दिन लिए जाएं ऑब्जेक्शंस डिस्पोज ऑफ करने में, या औरों की तरह एक फी लगाई जाए। रिफंडेबल है। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है तो वो फीस वापस की जाएगी। कोचिंग सेंटर्स बहुत हमदर्द बनते हैं स्टूडेंट्स के, तो कोचिंग सेंटर्स पूल कर लें। एक क्वेश्चन पे एक ही ऑब्जेक्शन आए, सबका फायदा हो जाएगा। एक ही प्रश्न पर कई हजार लोगों को ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। कहा गया कि साहब 2009 में आपने क्लैट कराया था और पेपर लीक आउट हो गया था। अरे आपको तो 0 मिलना चाहिए जनरल नॉलेज पर, और क्या पढ़ाएंगे आप बच्चों को। नालसर ने कराया था 2009 में। मैं नालसर का वाइस चांसलर नहीं था और मैं क्लैट का मेंबर भी नहीं था, और पेपर लीक भी नहीं हुआ था। एक जगह पर पेपर पहुंचा और यह शक हुआ कि क्या ये जो सील हुआ है, ये सील को तोड़ने की कोशिश की गई है। उस जमाने के क्लैट ने डिसीजन लिया
कि पेपर कैंसिल, दोबारा होगा पेपर। आज तक क्लैट की हिस्ट्री में कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ। यूपीएससी का हो चुका है, नीट का हो चुका है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का पेपर लीक हो चुका है। एक पंचिंग बैग मत बनाइए कंसोर्शियम को। अगर एनएलयूज इतने बुरे हैं तो उनमें आने की ख्वाहिश क्यों है? बात कही गई कि आपने अपने वीडियो में 2019 के ये कहा था, 2021 में ये कहा था। मैंने उन वीडियोस को दोबारा जाके देखा। आज मैं फिर से कह रहा हूं, आई स्टैंड बाय माई वीडियोस। आपको ये पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटर स्पून फीडिंग कर देते हैं, इसलिए आप अपने आप वीडियो नहीं देखते। आइए जरा बात कर लेते हैं अपने वीडियोस की। आपको अंदाजा लगेगा उसमें कि क्या बात कही थी। 2021 का जो अभी वीडियो जिसमें मैंने टिप्स दी थी, डूज एंड डू नॉट्स, जाइए उसमें टाइमलाइन पर 6.42 से 6.50 तक मैंने कहा कि 150 पर आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी। 945 से 955 में पूरा सेंटेंस सुन लीजिए और हकीकत सामने आ जाएगी। मैंने बोला कि आपको 10 मिनट मिलेंगे। यह सेंटेंस एडिट नहीं हो पाया, लेकिन लास्ट सेंटेंस में कहा है कि आप डिटेल्स भरेंगे आफ्टर ओपनिंग द पेपर एट 2 PM। 2 बार इस वीडियो में मैंने कहा कि क्लैट के सेंटर पे जाने से पहले कंसोर्शियम की वेबसाइट पर जाके 4 या 5 बार इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। बताया आपको पिछले साल की एग्जाम्पल कि मार्क फॉर रिव्यू का लिखा था, कोई नंबर नहीं होगा। आपने पढ़ा नहीं, आपके कोचिंग सेंटर्स के उस्तादों ने बताया नहीं। आंगन टेढ़ा है, अच्छी बात नहीं। बार बार मैंने कहा कि इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो। आपने वैक्सीनेशन की इंस्ट्रक्शन भी नहीं पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। हमने एडवाइज किया था, आपने उसको पढ़ लिया, मैंडेटरी है। पेटिशन डिसमिस हुई सुप्रीम कोर्ट। हमने कभी नहीं कहा कि आप एग्जाम देने के लिए RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट लेके आए। आपको नहीं मालूम एग्जाम होता है तो बेल बजती है। एक हंगामा बर्पा किया, वॉच नहीं अलाउड है, वॉच नहीं अलाउड है, एनालॉग वॉच नहीं अलाउड है। कितना क्लियरली आपको बताया था कि क्वेश्चन पेपर में टिक नहीं करना आंसर। सैकड़ों की तादाद में मेरे पास बच्चों के फोन आ रहे हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर में टिक कर दिया, उसे कंसीडर कर लीजिए, हम आपको फोटोकॉपी करके भेज देते हैं। मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन बुकलेट में टिक करेंगे तो टाइम नहीं होगा उसे एंटर करने के लिए OMR शीट। बात को समझिए। मुझसे कहा जा रहा है कि मैं 60,000 बच्चों के बिहाफ पे बोल रहा हूं। 60,000 बच्चे आपके यहां इनरोल्ड हैं कोचिंग में। 60,000 बच्चों ने तो UG क्लैट दिया भी नहीं है। कोई कह रहा है मैं 15,000 के बिहाफ पे बोल रहा हूं। आप सब बोल रहे हैं उनके बिहाफ पे। और क्लैट कंसोर्शियम के वाइस चांसलर्स दुश्मन हैं उन बच्चों के जो उनके पास 5-5 साल रहने वाले हैं। कोई कह रहा है हजारों ऑब्जेक्शंस थे, फिर अपने को करेक्ट कर रहे हैं, नहीं 200 ही क्वेश्चन है, हजारों ऑब्जेक्शंस कैसे हो जाएंगे।
10 मिनट का वेस्ट हो गया। अभी मैंने आपको बता दिया, मैंने अपने वीडियो में कहा था एट 2 PM क्या तैयारी कराई है आपके कोचेज ने। 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस करने हैं, पहले 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने होते थे। क्या स्पीड होनी चाहिए? 10 मिनट लेंगे आप 3 कॉलम भरने के लिए, एडमिट कार्ड नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ये 3 कॉलम भरने में आपको 10 मिनट अगर चाहिए तो इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे आप आगे बढ़ेंगे? मैं प्री जज नहीं कर सकता चीजों को। 2021 का सिलेबस क्या था आप पढ़ते ही नहीं, आपको स्पून फीडिंग की आदत हो गई। कहा जा रहा है कि साहब मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन को कैसे पूछा गया। यकीनन अगर मैं पेपर सेटर होता तो यह प्रश्न ना पूछता, पर क्या यह प्रश्न टोटली गलत है? लॉ इज द गेम ऑफ वर्ड्स, पढ़ना सीखो। क्या था? करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जर्नल नॉलेज। ऐसा क्या हुआ कि यह प्रश्न पूछा गया? पिछले 1.5-2 साल से देश में बांग्लादेश का ही तो जिक्र है। इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए, वो टर्माइट हैं। एनआरसी के लिए डेट तय हो रही है कि जो 25 मार्च 1971 के बाद आया उसको डिपोर्ट किया जाएगा। सीएए के कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश का जिक्र हो रहा है। 15 अगस्त की डेट थी, भारत की स्वतंत्रता दिवस की डेट, 1975। मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ। उसमें बहुत से लोगों को सजा हो गई। एक कैप्टन अब्दुल मजीद थे जिनको अब तक सजा नहीं हुई थी और उनको 2020 में सजा हुई, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया। अब बताइए कि यह फेयर क्वेश्चन है या नहीं? यकीनन मैं अगर पेपर बनाता तो करंट अफेयर्स को ज्यादा लेता और जीके को कम लेता, लेकिन मैंने पेपर नहीं बनाया। ट्वेंटी 2019 के वीडियो का जिक्र हुआ, उस वीडियो को भी मैंने दोबारा देखा। नवंबर 22, 2019 का वीडियो। आइए टाइमलाइन पर 0.39 सेकेंड से 0.48 सेकेंड वीडियो शुरू हो रहा है और मैं कह रहा हूं कि मैं एज प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा और अब प्रेसिडेंट हूं ही नहीं, क्योंकि मेरा टर्म खत्म हो चुका था। प्रोफेसर विजय कुमार नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके थे। फिर टाइमलाइन 3.17 से 3.19 पर बोला कि मैं एज सिटीजन बोल रहा हूं। क्या कंसोर्शियम का प्रेसिडेंट होने के बाद मैं भारत का नागरिक नहीं रहता? लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज मैंने भारत की जनता को करंट लीगल अफेयर्स पे अवेयर करने के लिए बनाई। जब मेरे पास बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप क्लैट पे बोलिए, तब मैं वीडियो बनाता हूं। जो मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया, मेरे पास बच्चों की रिक्वेस्ट आई कि सर एक ब्लेसिंग देने के लिए वीडियो बना दीजिए। यही मैंने वीडियो में बोला। मैंने बताया था उस वीडियो में कि चेंजेस क्या हुए हैं, क्लैट का पैटर्न क्यों बदला गया है।
सुनिए उस वीडियो को, मुझको गालियां मत दीजिए, जाइए और सुनिए उस वीडियो को। मैंने कहा था कई सालों से डिबेट चल रही थी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होना चाहिए। कई बार उसमें बात हुई क्लैट की कमेटी में। 2018 में ऑनलाइन टेस्ट पर बहुत सी टेक्निकल ग्लिचेस हो गई थी। नुआल्स कोची ने कराया था वो टेस्ट पुराने पैटर्न पर। उस जमाने में तो क्लैट कन्वीनर जो होता था, उसके अलावा क्लैट कराने में किसी और वीसी का कोई रोल ही नहीं होता था। अब तो फिर भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है पॉलिसी डिसाइड करती है। क्लैट कन्वीनर को जैसे इस साल यह अधिकार नहीं था कि वो ये कहते कि क्लैट पोस्टपोन कर दो, या ये कहते कि ये 23 जुलाई को होगा। ये ईसी ने डिसाइड किया, ये जीबी ने डिसाइड किया। सारी पॉलिसीज बॉडीज डिसाइड करती हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उसमें डिस्क्रिशन दिया जाता है जिसको एग्जाम कंडक्ट करना है। तो तय हुआ कि अब हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम फिजिकल करेंगे। ओएमआर शीट कार्बनाइज कॉपी हम ट्रांसपेरेंसी की वजह से बच्चों को दे देंगे। हम अपने ग्रीवांस कमेटी का सिस्टम लाए, एक ऑब्जेक्शन कमेटी का सिस्टम लाए। आप पहले अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कीजिए, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमेटी होगी, वो कमेटी आपके ऑब्जेक्शंस को स्टडी करेगी, या तो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। उसके बाद भी अगर आप उसके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप ग्रीवांस कमेटी में जाएंगे। ग्रीवांस कमेटी को हेड कर रहे हैं एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस कंपटीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड हैं स्टूडेंट्स की ग्रीवांसेस को सॉल्व करने के लिए? यकीनन हमने उसमें यह रेज किया था इशू कि स्टैटिक जीके अच्छी चीज नहीं है, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। कहा था हमने कि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या बच्चों में एबिलिटी है टू रीड द कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, और हमने कहा था हम मेमोरी नहीं टेस्ट करना चाहते। मेरी हमेशा से पोजीशन यह रही कि यह लीगल एक्यूमेन वाला सेक्शन नहीं होना चाहिए, पर कंसेंसस नहीं बनी। हमने लीगल रीजनिंग का नाम डिडक्टिव रीजनिंग रखा था, क्योंकि हम टेस्ट करना चाहते थे इन्फ्रेंशियल रीजनिंग। क्वेश्चंस रिड्यूस किए, कहा गया कि 200 से ये 120 to 150 हो सकते। हंगामा हो गया। यह कहा गया कि साहब पैटर्न चेंज हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। दोबारा से मीटिंग हुई, डाइल्यूशन कर दिया गया। डाइल्यूशन के बाद जो नोटिफाई हुआ वो फॉर्मल सिलेबस था। दिल पे हाथ रखे हर कैंडिडेट और बताए कि क्या उसने अपना सिलेबस जो क्लैट का है, यूजी का, उसको 3-4 बार गौर से पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो कंप्लेन मत करो, हक नहीं है आपको कंप्लेन करने का। जो कुछ नोटिफाई हुआ वो हो गया फाइनल, और वो नोटिफाई हुआ स्लाइड डाइल्यूशन के बाद। मैंने जब वीडियो बनाया था वो उस दिन बनाया था जिस दिन वो मीटिंग हुई थी। ये नवंबर की बात है, नोटिफिकेशन आता है 1 जनवरी को। और मैंने अपने वीडियो में क्या बोला था? मोर डिटेल्स ऑफ ऑल दीज सेक्शंस, मॉडल क्वेश्चंस will be notified by the CLAT convener Professor Balraj Chauhan
नहीं देखते आप वीडियो, नहीं पढ़ते हैं आप टेक्स्ट को क्रिटिकली, नहीं सिखाया जाता आपको कि टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है। आप सब इलिमिनेशन की आर्ट में एक्सपर्ट बनाए जा रहे हैं। यह आंसर नहीं है, यह आंसर नहीं है, तो यही आंसर होगा। ये कभी फायदा देता है, कभी फायदा नहीं देता। जब आप लॉ स्कूल्स में आते हैं, हमें आपको कहना होता है अनलर्न करें। जब आप अनलर्न करेंगे तब लर्न कर पाएंगे। आज मुझे बताया जा रहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की फैकल्टीज कोचिंग सेंटर्स के मुकाबले में खराब है। अगर ऐसा होता तो फिर वो ब्रांड इक्विटी एनएलयूज की ना होती जो है, वो क्रेज यहां आने का ना होता जो है। इंसाफ कीजिए, एग्जैगरेट मत कीजिए अपने फ्यूचर क्लाइंट्स को लाने के लिए, और वो क्लाइंट्स जो सक्सेसफुल नहीं हुए उनको सेटिस्फाई करने के लिए। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे एहसास है कि बहुत से बच्चों ने ड्रॉप किया था, पिछले साल कोई अच्छा एनएलयू नहीं मिला, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन में भी डिग्निटी ऑफ डिस्कोर्स, डिग्निटी ऑफ कन्वर्सेशन, बड़ों से बोलने और कहने का अंदाज हमारी संस्कृति से कंसिस्टेंट होना चाहिए। एक एग्जाम में सिलेक्शन न होने से आसमान नहीं टूटता। किसी ने मुझे लिखा, एक बच्चे ने, कि मेरा एनएलयू में नहीं हो रहा, लेकिन मैं एनएलयू से न होने वाला भारत का पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूंगा। अरे मेरे बच्चे, आज तक एनएलयू से पढ़ा कोई आदमी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं बना है। एनएलयूज तो अभी नए हैं, 25-30 साल के इंस्टीट्यूशंस हैं। जितने भारत के चीफ जस्टिसेस बने हैं अब तक, वो सब ट्रेडिशनल लॉ कॉलेजेस से पढ़ के बने। आप जरूर बने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। न सिर्फ मेरी बल्कि क्लैट कंसोर्शियम के हर वाइस चांसलर की ब्लेसिंग्स आपके साथ। हम आपके दुश्मन नहीं, हमें आपसे प्यार है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं। अक्सर यह होता है कि किसी इंडिविजुअल का व्यू कुछ होता है, लेकिन हाउस उस पर एग्री नहीं करता। यह मुमकिन नहीं था कि हम क्लैट और पोस्टपोन करते, वरना आपको 2 टेस्ट देने पड़ते। बेंगलोर का पिछले साल एक पूरा ट्राइमेस्टर खत्म हो गया। डॉक्टर से सलाह ली, उन्होंने कहा बहुत स्मॉल विंडो है। 3rd वेव आईसीएमआर ने कहा अगस्त में आने वाली है। हम चाहते हैं आपके एडमिशंस हो जाएं, कम से कम ऑनलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो जाए। एक बार हमारी ट्रेन मिस हो गई। हमारे नाना ने कहा, तुम वो आदमी क्यों नहीं थे जो प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले पहुंचे थे? कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, उनकी एडमिशंस होने वाले हैं। मुझे एहसास है कि कुछ सेंटर्स पे कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग के तहत उन लोगों ने पहले पेपर खुलवा दिया। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये 3 कॉलम भरने में 10 मिनट नहीं लगते बच्चों, ये 1-1.5 मिनट का काम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सिस्टम पर फेथ रखें। ऑब्जेक्शन कमेटी अपना काम करेगी, सारे ऑब्जेक्शंस को डॉक्यूमेंट किया जाएगा। एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स हर सेक्शन के इवैल्यूएट करेंगे हर ऑब्जेक्शन को। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है,
आपके पैसे रिफंड किए जाएंगे। अगर क्वेश्चंस गलत हैं विड्रॉ किए जाएंगे। अगर एक से ज्यादा आंसर ठीक हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में कुछ ने मुझे लिखा, तो दोनों आंसर्स को माना जाएगा। अगर उसके बाद भी ऑब्जेक्शन कमेटी के डिसीजन के बाद आपको लगता है इंसाफ नहीं हुआ, आइए ग्रीवांस कमेटी। एक भारत का मुख्य न्यायाधीश चेयर करेगा ग्रीवांस कमेटी को, आपकी ग्रीवांसेस को देखेगा। मैंने कभी नहीं कहा कि कोर्ट चले जाओ। जब मुझसे बार बार पोस्टपोनमेंट के लिए पूछा गया, मैंने कहा मेरे हाथ में नहीं, मेडिकल एडवाइस पोस्टपोनमेंट करने की नहीं, क्लैट कंसोर्शियम में इस पे लोग राजी नहीं, फिर हम क्या करें? जवाब यही होगा कि भाई एक ऑप्शन है कि आप कोर्ट चले जाएं। बहुत लोग कोर्ट जाते रहे हैं, कभी क्लैट एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, कभी क्लैट का पेपर लीक नहीं हुआ, कभी क्लैट कंसोर्शियम पे कोई करप्शन और भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगा। कहा गया आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। किसने कहा ये? आपने मेरा कोई वीडियो, मेरा कोई आर्टिकल पढ़ा कि क्लैट कंसोर्शियम आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं देगा? आरटीआई में कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, वो यकीनन नहीं दी जाएगी। अगर आप हमसे पूछेंगे पेपर किसने बनाया, तो नहीं बताया जाएगा। अगर आप पूछेंगे प्रिंटिंग प्रेस में कहां छपा, तो नहीं बताया जाएगा। अपने को कंपोज करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का टेस्ट के लिए तैयारी करें। हो सकता है आपके कुछ ऑब्जेक्शंस कमेटी एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है ऑब्जेक्शंस कमेटी के कुछ डिसीजंस ग्रीवांस कमेटी ओवर रूल कर दे। इतने इम्पेशेंट ना हो, बचपना ना दिखाएं। और मेरी हाथ जोड़ के कोचिंग सेंटर के लर्नेड कोचेस से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, बच्चों को प्रोवोक ना करें। यह अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया, टेंटेटिव की अपलोड कर दी, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए हैं, डिस्पोजल होने दें उनका। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, अगर कभी जीवन में कोई नाकामी भी हो जाए तो उसकी कोई स्केप गोट मत बनाए, दूसरों को ब्लेम ना दे। मैंने बार बार कहा था, जो पोस्टपोनमेंट कह रहे थे कि आप पोस्टपोनमेंट के लिए मुझे परेशान करते रहेंगे और दूसरे पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अभी बहुत लंबा जीवन है, कामयाबियां आपके कदम चूमने वाली हैं। परेशान ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो। एनएलयू में आने का मतलब यह नहीं है कि आपने माउंट एवरेस्ट कॉन्कर कर लिया, और एनएलयू में एडमिशन ना होने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। जीवन अमूल्य है, प्रेशियस है, इसकी वैल्यू करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरी ब्लेसिंग्स सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं, और मैं बहुत अपोलोजाइज करता हूं जो उनको इनकन्वीनियंस कॉज हुई। आप कहते हैं तो रिजाइन कर देता हूं, लेकिन उसकी अब जरूरत कहां रही, क्योंकि टर्म 1 ही साल होता है। जैसे ही एडमिशन खत्म होता है, दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।